हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर के आए ग्रेड 9 मैथमेटिक्स का एक नया लेक्चर जिसमें हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट नंबर 4 जो है आपका वो फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है। तो पहले हम समझेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, फैक्टराइजेशन की थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसकी जो एक्सरसाइज 4.1 है उसको सॉल्व करेंगे। आपको पहले सबसे पहले ये समझना होगा कि भाई फैक्टराइजेशन होती क्या है और किस तरीके से जो है वो आप जो है वो किन टेक्निक्स का और किन टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए इनके जो क्वेश्चंस है आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। यहाँ की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। फैक्टराइजेशन इज डिफाइंड एज द ब्रेकिंग और डीकम्पोजिशन ऑफ एन एंटिटी, फॉर एग्जांपल अ नंबर, अ मैट्रिक्स, अ पोलिनोमियल और सिंपली एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कह रहे हैं कि फैक्टराइजेशन जो है वो सिंपली क्या है, आपके पास ब्रेकिंग है यानी तोड़ना है। ब्रेकिंग और डीकम्पोजिशन मतलब तोड़ना है। ठीक है, किस चीज़ को तोड़ना है? एंटिटी को, किसी भी एंटिटी। एंटिटी का मतलब ये होता है कि वो कोई नंबर भी हो सकता है, वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है, और वो कम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल यानी कोई एक टर्म भी हो सकती है, कोई एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को, किसी भी वेरिएबल को या किसी भी टर्म को या किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आप ब्रेक करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाए, तो उसको आप कहते हैं फैक्टर्स बनाना। ठीक है, यहाँ पर जो एंटिटीज लिखी हैं, फॉर एग्जांपल अ नंबर, अ मैट्रिक्स, अ पोलिनोमियल और सिंपली एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी आप किसी नंबर को तोड़ सकते हैं, आप किसी मैट्रिक्स को तोड़ सकते हैं, आप किसी पोलिनोमियल को तोड़ सकते हैं, ये सिंपली आप क्या, एक किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तोड़ सकते हैं इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ अनदर एंटिटी। यानी एक और एंटिटी में, यानी फॉर एग्जांपल किसी भी एक एक्सप्रेशन को आप तोड़ें दो डिफरेंट एक्सप्रेशन में, लेकिन आप इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि वो किस में टूट जाए, अपने प्रोडक्ट की फॉर्म में टूट जाए। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 है, कोई एक सिंपल नंबर है 10। अब इस 10 को आप इस तरीके से ब्रेक करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि 10 जो है वो किस किस के टेबल में आता है, 2 इंटू 5, ये भी क्या है, 10 है। तो ये जो 2 इंटू 5 आपने लिखा है ये क्या होंगे, 10 के फैक्टर्स होंगे। यानी आपने 10 जो है वो एक एंटिटी थी, एक नंबर था, आपने इस नंबर को दो डिफरेंट नंबर में ब्रेक कर दिया। और ब्रेक इस तरीके से किया कि उनके दरमियान में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो अपनी प्रोडक्ट की फॉर्म में ब्रेक किया गया। इस चीज को आप कहते हैं फैक्टोराइजेशन। विच वन मल्टीप्लाई टुगेदर गिव द ओरिजिनल नंबर, और जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनाए, वो अपना एक ओरिजिनल नंबर बनाए। अच्छा, ये 6 क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हुए आ रहे होते हैं, बट बहुत सारे बच्चे फिर भी इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर इसकी जो थ्योरी है वो हमें समझ में नहीं आ रही। भाई देखें, बिल्कुल एक सिंपल नंबर से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 10 को ही यूज कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 है, सिंपलेस्ट नंबर से। ठीक है, कोई भी एक नंबर है 10। अब ये 10 क्या है, एक एंटिटी है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यार इस 10 की आप क्या करना है, ब्रेकिंग करनी है, आपको तोड़ना है, और मुझे ये बताना है आपने कि इसके जो 10 के फैक्टर्स हैं वो क्या क्या बनेंगे। तो पहले जहन में ये रखेंगे आप कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, कि फैक्टर्स का मतलब ऐसे एंटिटीज या ऐसे एक्सप्रेशंस या ऐसे नंबर्स कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो अपना ओरिजिनल नंबर दें। ठीक है, यानी मुझे ऐसे नंबर तलाश करने कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या दें, आपको 10 दें। और इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वो नंबर्स की जो 10 को कंप्लीटली क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। वो नंबर्स के जो 10 को क्या कर देंगे, कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। यानी कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि जब आप जो है वो उनको सॉल्व करें, डिवाइड करें, तो रिमाइंडर में जो है वो जीरो बचना चाहिए, मतलब कंप्लीट सॉल्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि मैं 10 को अगर डिवाइड करूं किससे, 2 से डिवाइड करूं, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ 10। तो इस केस में आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसे नंबर्स के जो 10 को कंप्लीट डिवाइड कर दें, या ऐसे नंबर्स के जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या बना दें, 10 बना दें, वो क्या होंगे, एक्चुअल में 10 के फैक्टर्स होंगे। अब 10 के अगर मुझे फैक्टर्स मालूम करने तो इसके लिए हम जो है वो सिंपल मेथड इस्तेमाल करते आए हैं उसमें मैथ्स में। और वो सिंपल मेथड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास ये 10 मैंने यहाँ पर लिखा है 10। अब इस 10 के मुझे क्या मालूम करना है, फैक्टर्स। तो इसके लिए आप एक मेथड यूज करते हैं, वो क्या कि आप इस तरीके का साइन बनाते थे बचपन में किसी छोटी क्लास में, इस तरीके का साइन। और अक्सर बच्चे इस साइन को जो है वो एलसीएम बोले होते हैं कि सर ये एलसीएम का साइन है। तो पहली बात ये क्लियर कर दूं कि ये एलसीएम का साइन नहीं है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है वो भी अभी समझाता हूँ आपको। ये जो साइन है, ये साइन आपको जहां पर भी बना हुआ नजर आ जाए तो आप ये याद रखें कि इस साइन का नाम क्या है। इस साइन का नाम है प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। यानी ये जो साइन है ये जहां पर भी बनाया जाएगा, ये किसके लिए बनाया जाएगा, फैक्टर्स बनाने के लिए, यानी फैक्टर्स निकालने के लिए बनाया जाएगा। तभी इसका नाम क्या है, फैक्टोराइजेशन मेथड है, प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड है। ठीक है, अब इससे मुझे क्या करना है, 10 के फैक्टर्स मालूम करना है। कैसे करेंगे, तो आप 10 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और आपको बचपन में जो है वो
बताया जाता था कि बिल्कुल आप स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं 2 से आप स्टार्ट कर लें, सो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। अब ये किससे सॉल्व होगा, 5 से होगा, सो ये हो जाएगा 5, 5 1 ज़ा 5। तो ये जो 2 और 5 आया है एक्चुअल में क्या है, 10 के फैक्टर्स हैं, ठीक है, क्या है, 10 के फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेथड है ये यूज किया जाता है किस चीज के लिए, फैक्टर्स मालूम करने के लिए। किसके फैक्टर मालूम करने के लिए, किसी भी नंबर के फैक्टर मालूम करने के लिए। तो कल को आपसे बोले कि भाई 10 के फैक्टर्स क्या क्या, तो आप बोलेंगे 2 है और 5 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं एक एडिशन और कर दूं, वो क्या, कि 2 और 5 के फैक्टर्स हैं 10 के, लेकिन 10 खुद भी अपना फैक्टर है, ठीक है। खुद भी का मतलब ये होता है कि भाई 10 भी तो अपने आप को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अगर मैं 10 को सॉल्व करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 को सॉल्व करता हूं, लेट सपोज 10 को मैं 10 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 10 1 ज़ा 10। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर जो है वो क्या बचेगा, 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप 10 के फैक्टर्स की बात करें, आप बोले सर फैक्टर्स ऑफ 10 क्या है, फैक्टर्स ऑफ 10 आर, कौन कौन से होंगे 10 के फैक्टर्स, 2 होगा, 5 होगा और 10 खुद होगा, ये भी हमने मालूम किए, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए जो है वो आप क्या मालूम कर सकते हैं, फैक्टर मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एलसीएम की बात बच्चे करते हैं कि सर ये जो साइन आपने बनाए ये तो एलसीएम का साइन है। भाई एलसीएम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अच्छा ये जो कॉमन है, कॉमन का मतलब क्या होता है, देखिए कॉमन जब भी निकलेगा वो कम से कम दो चीजों में निकलेगा, एक चीज का तो कॉमन नहीं निकल सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि भाई 10, 10 का कॉमन निकालें, आप 10 का कॉमन कैसे निकलेगा, 10 तो एक नंबर है ना, तो किसी नंबर से कंपेयर किया जाएगा, फिर उस नंबर के साथ आप जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं कि भाई इन दो चीजों में ये चीज सिमिलर है, ये चीज कॉमन है, तो आपने कॉमन निकाल लिया। तो अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहां पर भी कम से कम दो नंबर का होना शर्त है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि भाई दो नंबर है हमारे पास, एक नंबर है 2 और कॉमा एक नंबर है 4। तो अब आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि एलसीएम निकालने के लिए भी आपको पहले क्या चाहिए, मल्टीपल्स चाहिए। और मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, जो मल्टीपल है इसका मतलब होता है फैक्टर्स, ठीक है। आपको क्या चाहिए, फैक्टर्स चाहिए। इसी वजह से हम ये जो एलसीएम है ये किस मेथड के थ्रू निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकालते हैं। तो इसके थ्रू हम जो है वो एलसीएम मालूम करते हैं, लेकिन ये एलसीएम नहीं है ये, ठीक है। एलसीएम मेथड नहीं बोलते आप इसको, इसका नाम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। और ये जो लफ्ज प्राइम आया हुआ है इसमें, इस प्राइम का मतलब क्या होता है, ये जो प्राइम है इसका मतलब होता है प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर से लिया गया है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर्स के जो कहाँ आते हैं, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। यानी इसमें जो ये वाले नंबर्स है ना, ये जो यहाँ पर है, जो कि आपके पास फैक्टर्स आएंगे, तो वो फैक्टर्स क्या होंगे, अगर आपने सही से इसको कैलकुलेट किया है और आपने स्टार्ट किया है बिल्कुल स्मॉलेस्ट नंबर से, तो जो फैक्टर्स आएंगे वो हमेशा किस में आएंगे, प्राइम फॉर्म में आएंगे। यानी यहाँ पर आने वाले नंबर हमेशा ऐसे होंगे कि जो जस्ट अपने टेबल में आते हुए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सीख लिया कि भाई किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा फैक्टर निकालने के लिए हम जो है वो छोटी क्लास में पढ़ के आए कि भाई हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। पहला मेथड कौन सा होता है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और सेकंड मेथड होता है कौन सा, डिवीजन मेथड, ठीक है, ये डिवीजन मेथड है। तो दो मेथड के थ्रू आप क्या मालूम कर सकते हैं, फैक्टर्स मालूम कर सकते हैं किसी भी नंबर के। अब जब आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है या कोई पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आ जाता है, तो अब वहां पर मामला क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। वहां पर आप इस तरीके से इस मेथड के थ्रू, यानी जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है या जो डिवीजन मेथड है, इस मेथड के थ्रू फिर आप वहां पर फैक्टर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर जो है वो हम डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं। अभी आगे आप सवाल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको सवाल दिखाता हूँ यहाँ पर, ये एक्सरसाइज 4.1 है आपकी। तो इसका जो पहला सवाल है वो है फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब इसमें देखिए आपको यहाँ पर जो है वो बहुत सारे एक्सप्रेशंस लिखे हुए नजर आ रहे हैं। पार्ट 1 में लिखा हुआ है 4x प्लस 16y प्लस 24z, फिर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। अब आपको क्या करना है कि इसको फैक्टर्स में मालूम करना है, फैक्टर्स इसके निकालने हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स हमने सीखा कि भाई फैक्टर्स क्या होता है, कि अगर आप ऐसे आपको ऐसे नंबर तलाश करने होते हैं कि जिन नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो अपना ओरिजिनल नंबर दें। ये आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई हमें जो है वो किसी भी नंबर को ऐसे ब्रेक करना होता है कि वो अपने प्रोडक्ट की फॉर्म में टूट जाए। तो याद रखिएगा कि अगर आप 10 के फैक्टर कल को लिखते हैं तो 10 के फैक्टर लिखने का तरीका क्या होगा, ये होगा 2 × 5, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या फिर 2 ब्रैकेट और 5 ब्रैकेट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फैक्टर लिखने का हमेशा एक प्रॉपर तरीका होता है। यानी आपको कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा आंसर आ चुका है, हमने फैक्टर मालूम कर लिया, तो आप ये याद रखेंगे कि उसको पहचानने की कुछ ट्रिक्स होती हैं। वो क्या, कि पहली चीज आप याद रखेंगे कि उनके दरमियान में, यानी जो भी आपका आंसर आएगा, अगर उस आंसर में ब्रैकेट्स हैं या कोई नंबर्स हैं या कोई एक्सप्रेशंस हैं, तो उनके दरमियान में सिर्फ और सिर्फ एक साइन होगा और वो कौन सा होगा, मल्टीप्लाई का, ठीक है।
यानी जो भी आप ब्रैकेट्स बनाएंगे उनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि वो अपनी हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे, यानी जब भी आप आंसर निकालेंगे तो वो आंसर हमेशा किस में होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकती है कि भाई पावर 1 में हो सकता है, पावर 2 में हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, इस तरीके से। अब देखें, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि जिस टेक्निक से अगर आप सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको सवाल जो है वो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। वो टेक्निक्स क्या है? पहली टेक्निक क्या है कि आप याद रखेंगे कि मेथड्स क्या है हमारे पास, मेथड्स फॉर फैक्टराइजेशन। यानी जब आप फैक्टराइजेशन परफॉर्म करते हैं, असल में फैक्टराइजेशन के मेथड बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो आप सवाल देख, और एक तो मेथड बहुत सारे हैं और दूसरा है कि सवाल बहुत सारे हैं। जब भी आप सवाल ऑब्जर्व करते हैं तो हर सवाल देख करके, मतलब हर एक्सरसाइज का सवाल देख करके आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये सवाल किस मेथड से सॉल्व होने जा रहा है या इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं। सारे एक जैसे सवाल होते हैं, एक जैसे दिखने वाले सवाल होते हैं, तो उनको सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, कुछ सीक्वेंस बताऊंगा कि उसी सीक्वेंस को फॉलो करके अगर आप सवाल सॉल्व करते हैं तो आपका सवाल जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए क्या है कि अगर आप मेथड की बात करें तो फर्स्टली जो हम मेथड यूज करते हैं वो कहलाता है कॉमन मेथड। कॉमन मेथड क्या होता है कि आप जो है वो कॉमन निकालें, ठीक है। कॉमन मेथड, कॉमन निकालने का मतलब ये है कि भाई सबसे पहले, अच्छा, कॉमन निकालने के लिए भी जो शर्त है वो ये है कि सबसे पहला काम जो आपने करना है, जो स्टेप्स हैं इसके, उसमें पहला काम आपने ये करना होता है कि आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करें किसको, एक्सप्रेशन को। क्या आइडेंटिफाई करें कि भाई ये आइदर बाइनोमियल है या आइदर ट्राइनोमियल है या आइदर मल्टीनोमियल है, सो ऑन एंड सो फॉर। यानी आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा अपने एक्सप्रेशन में कि आपका एक्सप्रेशन जो है वो बाइनोमियल की फॉर्म में है, ट्राइनोमियल की फॉर्म में या मल्टीनोमियल की फॉर्म में। अब ये बाय क्या होता है, ट्राई क्या होता है, मैं पहले अलजबरा में पढ़ा चुका हूं, जब मैंने यूनिट नंबर 3 की वीडियो अपलोड करी थी वहां पर। तो बाइनोमियल यहाँ पर समझा देता हूँ, बाइनोमियल मतलब क्या है कि भाई दो टर्म्स का मतलब बाइनोमियल, तीन टर्म्स का मतलब ट्राइनोमियल, चार टर्म्स का मतलब मल्टीनोमियल। यानी किस तरीके से देखें, ये सवाल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, 4x प्लस 16y प्लस 24z। अगर मैं जस्ट 4x की बात करूं, 4x की, तो ये एक टर्म है, ठीक है, एक टर्म है और कोई भी साइन नहीं है बीच में से, मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कहलाएगा मोनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या कहलाएगा, मोनोमियल एक्सप्रेशन। अगर सिंगल टर्म है, एक टर्म है, तो कहलाएगा मोनोमियल एक्सप्रेशन। अगर दो टर्म्स हो जाए, मतलब 4x हो जाए और क्या हो जाए, 16y हो जाए, ये दो है, तो दो टर्म हो और एक साइन हो, ठीक है, दो टर्म हो और बीच में देखे ना एक प्लस का साइन है, तो एक साइन है, तो इसको हम कहते हैं बाइनोमियल, क्योंकि दो टर्म्स आ गई और एक साइन आ गया। अगर आप इन तीनों की बात करें तो ये हो जाएंगे ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, यानी तीन टर्म्स हैं और दो साइन है। तो सबसे पहले आपको सवाल में ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका जो सवाल है वो बाइनोमियल की फॉर्म में, मोनोमियल की फॉर्म में या ट्राइनोमियल की फॉर्म में। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि कॉमन तलाश करना होता है। अगर बाइनोमियल है, अगर आपके पास बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल में जो है वो दो में से कॉमन निकलेगा, ठीक है। अगर आपके पास ट्राई है तो तीन में से कॉमन निकलेगा, ऑल थ्री, ठीक है। और अगर आपके पास मल्टीनोमियल है तो 2,2 की फॉर्म में कॉमन निकलेगा, यानी दो में से अलग निकलेगा और दो में से अलग निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो बाइनोमियल है तो आपका दोनों में से कॉमन आना चाहिए। यानी लिखा हुआ है अगर फॉर एग्जांपल 4x प्लस 8y, अब देखें ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, दो टर्म्स हैं, बीच में एक साइन है। अब इनमें से अगर आप कॉमन निकालेंगे तो इनमें से कॉमन जो है वो कब निकलेगा, जब दोनों में कोई चीज सेम होगी। देखें यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। अच्छा, कॉमन का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल सेम ही नंबर हो, सेम नंबर भी हो सकता है, सेम चीज भी हो सकती है, या उसके टेबल में आने वाला नंबर भी हो सकता है। यानी आपको पता है कि 4 और 8 जो है वो एक ही टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब इसमें से जो लीस्ट टर्म होगी वो बाहर आ सकती है। लीस्ट टर्म का मतलब क्या होता है, छोटी टर्म, तो 4 बाहर आ सकता है, तो 4 बाहर आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए इन दोनों में से आपने 4 कॉमन निकाल लिया, तो इस पहली वैल्यू में से क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस इस दूसरी वैल्यू में से क्या बचेगा। अब ये जो 4 आपने बाहर निकाला है तो इसको इस नंबर से डिवाइड करवा देंगे, यानी 8 को आपने 4 से डिवाइड किया, कितना बचेगा, 2, और फिर y बचेगा। सो ये आपका कॉमन निकल के आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि अगर बाइनोमियल होगा तो दोनों में कोई चीज अगर सेम होगी तो कॉमन निकलेगी, एक बात। दूसरी ये कि भाई कॉमन निकालने का तरीका ये होता है कि आपने जो है वो लीस्ट टर्म को बाहर निकालना होता है, ठीक है। अब वो लीस्ट टर्म कोई सी भी हो सकती है, लीस्ट टर्म का मतलब होता है छोटी टर्म, तो हम छोटी टर्म को बाहर निकालते हैं। जैसे 4 था और 8 था, दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से हम छोटी टर्म को यानी 4 को जो है वो एज ए कॉमन यूज कर लेंगे, ट्रीट कर लेंगे। और जब भी आप किसी नंबर को कॉमन निकालते हैं
तो उसके जो बाद वाले नंबर्स होते हैं, यानी जो जिस वैल्यू में से आपने निकाला होता है, तो वो अपनी वैल्यू में से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, डिवाइड होकर फिर आंसर बचेगा। तो 4 आपने दोनों में से कॉमन निकाला, तो यहाँ से 4 से 4 डिवाइड होगा, 1 बचेगा, 1 आपको पता लिखते नहीं है, फिर x बचेगा। फिर 8 डिवाइड बाई 4 हुआ, कितना हुआ 2, और फिर y का y बचेगा। इस तरीके से कॉमन निकालते हैं। अच्छा, अगर इसकी जगह पर आपके पास आ जाए कोई भी ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, यानी लिखा हुआ है 4x प्लस 8y प्लस 12z। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब इनमें से ये नहीं हो सकता कि आप खाली इन दो में से कॉमन निकाल लें, इसको आप जो है वो छोड़ दें। ट्राइनोमियल का मतलब ये है कि 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन, तो इसमें से आपको तीनों में से कोई चीज अगर सेम होगी तो कॉमन होगी, वरना फिर कॉमन नहीं निकलेगा। तो आपको इन तीनों में देखना है कि इन तीनों में क्या चीज सेम है। तो आपने देखा 4 है, 8 है और 12 है। सबसे पहले आप नंबर चेक कर देंगे नंबर कौन सा कॉमन है। तो हमने देखा कि भाई 4, 8, 12 तीनों एक टेबल में आते हैं, तो छोटा नंबर बाहर आ जाएगा, कौन सा 4। अब रिमेनिंग क्या है, अच्छा इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं निकल सकता ना। देखिए 4 है और x से, 8 है और y है, 12 है और z है। यानी नंबर के अलावा जो वेरिएबल्स हैं वो तीनों में डिफरेंट है, तो इसका मतलब वेरिएबल इसमें कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में कि ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे। हमने 4 निकाला, 4 के बाद कुछ भी नहीं निकाला, तो अब रिक्वायर्ड चीजें लिखेंगे। पहली टर्म में से रिक्वायर्ड क्या है, 4 डिवाइड बाई 4 1 होगा, और क्या बचेगा जस्ट x। सेकंड टर्म में से क्या है, 8 डिवाइड बाई 4 2 बचेगा, और y का y बचेगा। फिर उसके बाद प्लस ये जो थर्ड वैल्यू है इसमें से क्या बचेगा, 12 डिवाइड बाई 4 3 बचेगा, और z का z बचेगा। सो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस तरीके से हमने ट्राइनोमियल का निकाल लिया। अब अगर इसी की जगह पर मल्टीनोमियल आ जाए, तो मल्टीनोमियल में कैसे कॉमन निकलेगा। मल्टीनोमियल का मतलब ये होता है चार एक्सप्रेशन, 4x प्लस 8y प्लस 6y प्लस सॉरी प्लस 6y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया मल्टीनोमियल, इसमें चार टर्म्स है। चार टर्म वाले केस में ये होता है कि इन दो में से अलग कॉमन निकलेगा और इन दो में से अलग, यानी चारों में सेम हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर चारों में सेम नहीं है तो हम क्या करते हैं कि दो में से अलग निकाल लेते हैं कॉमन, दो में से अलग निकाल लेते हैं। यानी ट्राई में तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, ट्राई में तो आप करेंगे नहीं ये वाला काम कि आप दो में से कॉमन निकाल दें, एक को छोड़ दें। ठीक है, जब भी आप फैक्टर्स मालूम करें तो ट्राइनोमियल में तीनों में कोई चीज कॉमन होनी चाहिए। मल्टीनोमियल के केस में ये एक्सेप्शन केस है कि अगर आपके पास चारों में कोई चीज सेम नहीं है तो आप दो में से अलग और दो में से अलग कॉमन निकाल लेते हैं। तो पहले आप इन दोनों में से देख लेंगे, इन दोनों में देखेंगे क्या है, शुरू में 4x है प्लस 8y, तो अगेन 4 कॉमन है। रिमेनिंग क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 2y बचेगा। ठीक है, फिर प्लस 6y स्क्वायर है, 3y स्क्वायर है, तो यहाँ से एक तो नंबर कॉमन है 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर भी कॉमन है, सो वाई स्क्वायर भी कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास 6 डिवाइड बाई 3 कितना बचेगा 2, और y तो आप निकाल चुके हैं बाहर, तो जस्ट 2 बचेगा, और प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा। ये एक तरीका मैंने आपको बताया इस तरीके से। ये बात याद रखिए कि मल्टीनोमियल के केस में ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे। अभी हम आगे सवाल सॉल्व भी करेंगे, तो मैंने सवाल खुद ही लिखा है इसलिए कि सेम नहीं आ रहे, लेकिन ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे। यानी अगर लिखा हुआ है यहाँ पर x प्लस 2y, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, x प्लस 2y ही होना चाहिए। मतलब इतना डिफरेंस भी ना हो कि प्लस और माइनस का डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कॉमन निकालने का तरीका। तो आप जब भी फैक्टराइजेशन का कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो पहला काम अब ये करेंगे कि पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बाय है, ट्राई है या मल्टीनोमियल है। फिर आप ये देखेंगे कि उसमें कॉमन मालूम कर सकते हैं, हम कॉमन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो पहले चलते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिए एक्सरसाइज 4.1 हमारी जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें देखें आपके पास कुछ पार्ट लिखे हुए, तो अगेन वही कि आप इसको पहले आइडेंटिफाई करें कि ये बाय है, ट्राई है या मल्टी है। तो पहला जो हमारा एक्सप्रेशन है 4x प्लस 16y प्लस 24z वाला, ये आपका क्या है, ट्राइनोमियल है। अब देखें ट्राइनोमियल है तो ट्राई मतलब तीनों में कोई चीज सेम होगी तो कॉमन निकलेगी। देखें इनमें तीनों में क्या चीज सेम है। सबसे पहला काम होता है आपको नंबर को चेक करने के, नंबर चेक करें। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 24 है। अब क्या ये तीनों जो नंबर हैं वो सेम टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं 4 के टेबल में। तो उसका मतलब ये होगा कि इन तीनों में से जो लीस्ट नंबर होगा वो बाहर आ जाएगा कॉमन में। तो लीस्ट नंबर कौन सा है, 4 है। छोटा नंबर कौन सा है, 4 है। हमने 4 निकाल दिया। अच्छा, इस 4 के अलावा और कुछ कॉमन है, इसके पास x है, उसके पास y है, उसके पास z है, तीनों के पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब और कुछ कॉमन नहीं है। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। अब पहली टर्म में से जो रिमेनिंग है वो क्या है, 4x में से आपने 4 बाहर निकाल दिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, जस्ट x बचेगा। प्लस 16y में से आपने 4 बाहर निकाला, तो पहले 16 से आपको 4 को डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो कितना बचेगा 16 डिवाइड बाई 4, 4 बचेगा। यानी 4 के टेबल में 16 किस पे आता है, 4 पे आता है। फिर उसके बाद क्या बचेगा, y बचेगा। सेम ऐसे ही थर्ड टर्म में से क्या बचेगा, 24 डिवाइड बाई 4। इसको आप ऐसे समझ लें 24 डिवाइड बाई 4, या आप ऐसे समझ लें कि 4 के टेबल में 24 किस पे आता है, तो आपको पता है 6 पे आता है, 4 6 24। तो 24 डिवाइड बाई 4 कितना होगा, 6 होगा, और फिर क्या बचेगा, z बचेगा। ये इसका आंसर होगा। तो कॉमन निकालना बहुत सिंपल है कि आपने जो है वो जो भी नंबर या जो भी टर्म जो है वो कॉमन होती है वो आप बाहर निकालें, तो उसके बाद फिर आप रिमेनिंग चीज़ों को जो है वो ब्रैकेट में लिख देते हैं।
अब आ जाए सेकंड पार्ट पे, देखें एक्स स्क्वायर प्लस का 3x² वाई प्लस का 4x² y² z। अब इसमें देखें नंबर तो कोई भी कॉमन नहीं है क्योंकि पहले वाले के पास कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, सेकंड टर्म में 3 है, थर्ड टर्म में क्या है 4 है, तो इसका मतलब नंबर कॉमन नहीं है। अब आएंगे वेरिएबल्स की तरफ, पहली टर्म में एक्स स्क्वायर है, अगली टर्म में भी एक्स स्क्वायर है, और फिर उसकी अगली टर्म में भी क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो तीनों में सेम है, कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ पर आपने कॉमन निकाल लिया। इस एक्स स्क्वायर के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि फर्स्ट टर्म में आपके पास खाली है ही क्या एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब आप ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे। अब रिमेनिंग क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म में से क्या रिमेनिंग बचेगा, फर्स्ट टर्म में जस्ट एक्स स्क्वायर था और वही एक्स स्क्वायर आपने कॉमन में बाहर निकाल दिया, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, जस्ट 1 बचेगा। सही है ना, जब भी वो टर्म कि जो ऑलरेडी बाहर आ चुकी है तो उसकी प्लेस पर अगर कुछ नहीं है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो आपने पहली टर्म में से आपको पता है कि एक्स स्क्वायर था, उसमें से आपने पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर उठाकर बाहर कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचेगा, जस्ट 1 बचेगा। प्लस 3x² वाई, तो यहां से क्या बचने जा रहा है, 3 बचेगा एक, तो फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर बाहर निकाल चुके हैं आप, तो क्या बचेगा, y बचेगा। फिर उसके बाद थर्ड टर्म में से 4 बचेगा, एक्स स्क्वायर बाहर जा चुका, तो क्या बचेगा, y² z। सो ये इसका आंसर है। सही है। फिर उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है 3pqr प्लस 6pqt प्लस 3pqs। अब इसमें देखें क्या कोई नंबर सेम है, नंबर कॉमन है, देखें 3 है, 6 है और 3 है, तो नंबर कॉमन है बिल्कुल। उसके बाद फिर pqr pqt pqs, तो pq भी क्या है, तीनों में सेम है, तो pq भी बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और तो कुछ कॉमन नहीं है। अब रिमेनिंग टर्म्स लिखेंगे ब्रैकेट लगा के। रिमेनिंग टर्म्स क्या है, पहली टर्म में से 3pqr में से आपने 3pq को बाहर निकाल दिया कॉमन में, तो बचेगा क्या, जस्ट r बचेगा। प्लस 6pqt में से आपने 3pq को बाहर निकाल दिया, तो 6 डिवाइड बाई 3 करेंगे पहले, यानी 3 के टेबल में 6 किस पे आएगा, 2 पे आएगा। pq बाहर जा चुका है, तो क्या बचेगा, t बचेगा। फिर प्लस 3 डिवाइड बाई 3 1, यानी कि 3 के टेबल में 3 किस पे आएगा, 1 पे। फिर pq भी बाहर जा चुका, इसका मतलब 3pq पूरा बाहर जा चुका, तो क्या बचेगा, जस्ट s बचेगा। सो ये इसका आंसर होगा। तो सवाल का आंसर इसका बहुत इजीली जो है वो आप मालूम कर सकते हैं अगर आपको टेक्निक आती है तो, ठीक है। फोर्थ देखें, अच्छा ये जो शुरू के 3 सवाल थे हमारे, ये तीनों के तीनों कहते हैं ट्राइनोमियल थे। अब जो आपके पास आए जो पार्ट 4 है, इस पार्ट 4 को अगर आप डीपली ऑब्जर्व करें तो ये एक बाइनोमियल बन रहा है, क्योंकि देखें 9pqr और s स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट में ये पूरी एक टर्म काउंट होती है, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। सेम ऐसी 18q² r स्क्वायर और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी पूरी एक टर्म होती है। और बीच में आपको एक साइन नजर आ रहा है प्लस का, इसका मतलब ये क्या है, बाइनोमियल है, ठीक है, 2 टर्म्स हैं और एक साइन है। तो बाइनोमियल में क्या होता है कि आप दोनों में से कोई चीज अगर सेम होती है तो बाहर निकाल देते हैं। देखें 9qr 18, अच्छा पहले नंबर चेक करते हैं कि नंबर क्या है, 9 है और 18 है, दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो 9 आपने बाहर निकाल दिया। qr पावर 1 qr पावर 2, यानी पहले वाले में qr जो है उनकी पावर जस्ट 1 है और दूसरे वाले में qr की पावर 2 है, तो इसका मतलब हम जो है वो लीस्ट नंबर को कॉमन निकालते हैं, लीस्ट चीज को कॉमन निकालते हैं, तो qr में से जो है वो एक एक क्यू आर जो है वो बाहर आ जाएंगे। देखिए ना, यहाँ पर एक एक क्यू आर है, यहाँ पर दो दो क्यू आर है, तो हमें पता है कि हम एक एक क्यू आर को जो है वो कॉमन ले सकते हैं, छोटी टर्म को हम हमेशा कॉमन ले लेते हैं। फिर उसके बाद और कॉमन क्या आ सकता है, अब देखिए ये एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसको भी आप कॉमन में बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट भी दोनों वैल्यूज में क्या है, सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट भी कॉमन आ जाएगा। तो हमने क्या क्या कॉमन निकाल लिया, एक तो 9 निकाला, फिर क्यू आर निकाल लिया और फिर एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। अब और तो कुछ नहीं आ सकता, सो हम यहाँ पर एक ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे रिमेनिंग टर्म लिखने के लिए। तो देखिए पहली टर्म में से 9 बाहर आ गया, क्यू बाहर आ गया, आर बाहर आ गया और फिर ये पूरा ब्रैकेट भी बाहर आ गया, तो उसका मतलब पहली टर्म में से तो सब कुछ ही बाहर आ गया ना, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचेगा, जस्ट 1 बचेगा। मैंने कहा था आपको कि अगर पूरी टर्म बाहर आ जाए तो जस्ट 1 बचेगा। सेकंड टर्म में से 18 है और आप उसमें से 9 बाहर निकाल चुके हैं, तो 18 डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है, 2, यानी 9 के टेबल में 18 किस पे आएगा, 2 पे आएगा। फिर क्यू आर यहाँ पर 2 थे, आपने एक एक बाहर निकाल दिया, तो कितने बचेंगे, एक एक बचेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो ब्रैकेट है ये पूरा आप बाहर निकाल चुके हैं, तो जस्ट 1 प्लस 2qr बचेगा। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। फिर चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। अब ये जो पार्ट 5 है ये लिखा हुआ है फ्रैक्शंस की फॉर्म में, ठीक है। फ्रैक्शंस की फॉर्म में कॉमन कैसे निकालते हैं, तो पहले तो आप ये चेक करेंगे क्या है, ट्राइनोमियल है, ठीक है, 3 टर्म्स है और 2 साइन है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप ये सॉल्व कर रहे होते हैं, अपना ट्राइनोमियल सॉल्व कर रहे होते हैं फ्रैक्शंस में, तो हम क्या करते हैं कि कॉमन इस तरीके से निकालते हैं कि पहले आप देखेंगे न्यूमरेटर में से कि न्यूमरेटर में क्या चीज सेम है, फिर उसके बाद आप देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या चीज सेम है। तो देखिए पहले न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ पर अच्छा ये लिखा हुआ है जेड स्क्वायर एक्स, तो पहले आप एक्स को देखेंगे क्योंकि आपको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम चलते हैं, तो पहले एक्स को आप देखें कि एक्स कॉमन है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में एक एक्स है, सेकंड टर्म में एक्स की पावर 2 है,
थर्ड टर्म में एक्स की पावर 2 है, तो इसका मतलब एक एक्स जो है वो आप एज ए कॉमन बाहर निकाल सकते हैं लीस्ट टर्म। फिर उसके बाद जेड स्क्वायर फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में जेड स्क्वायर, थर्ड टर्म में जेड क्यूब, तो जेड स्क्वायर बाहर आ सकता है। अच्छा ये आप, कोई बच्चे बोलते हैं सर के सर लीस्ट टर्म आपने बोले, आप तो यहाँ पर जेड स्क्वायर बाहर निकाल ले। भाई लीस्ट टर्म का मतलब, लीस्ट टर्म तो हर चीज की क्या होगी, पावर 1 वाली होगी, तो क्या हम हर सवाल में पावर 1 कॉमन निकालेंगे? लीस्ट टर्म का मतलब ये होता है कि सवाल में उसकी कितनी वैल्यू लीस्ट है। सवाल में अगर आप देखें तो लीस्ट यहाँ पर कौन सा है, जेड स्क्वायर है और जेड क्यूब है, तो जेड स्क्वायर लीस्ट होगा ना। यहाँ पे जेड वन तो है ही नहीं यहाँ पर सवाल में, जेड स्क्वायर और जेड क्यूब है, तो लीस्ट क्या होगा, जेड स्क्वायर होगा, छोटा क्या होगा, जेड स्क्वायर होगा। तो सवाल को देख करके आप ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसमें से निकालेंगे कि सवाल में क्या चीज जो है वो लीस्ट फॉर्म में अपनी है। तो अगर सवाल में लीस्ट फॉर्म जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर बाहर आएगी, सवाल में अगर लीस्ट फॉर्म जेड फोर है तो जेड फोर बाहर आएगा। ठीक है, सवाल को देख करके करेंगे। वैसे तो लीस्ट क्या होता है, हमेशा पावर 1 वाला होता है, तो हमेशा पावर 1 कॉमन ही निकलेगी आपके पास। ठीक है, अब न्यूमरेटर में और तो कुछ कॉमन नहीं। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या क्या है, 16 है, 8 है और 12 है। क्या ये तीनों नंबर, क्योंकि 8 तो यहाँ पर वैसे तो लीस्ट नंबर क्या है, 8 है, लेकिन 8 के टेबल में 12 नहीं आता, तो इसका मतलब 8 को आप कॉमन नहीं निकाल सकते। तो हम ये देखेंगे जब ऐसा कोई केस आ जाए कि तीनों ऐसे नंबर हो कि जो सेम टेबल में नहीं आ रहे हो, मतलब कोई भी जो छोटा नंबर है आपका, उस छोटे नंबर को अगर आप ऑब्जर्व करें और उसके टेबल में जो है वो दूसरा कोई नंबर नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये तीनों किसी सेम टेबल में आते हैं, तो बिल्कुल आते, 2 में आते हैं और 4 में आते हैं। तो हम क्या करेंगे कि बड़ा नंबर यानी थोड़ा सा मैक्सिमम नंबर लेंगे, 2 के बजाय आप 4 यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 16 8, क्योंकि हमें पता है कि आंसर हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कब आएगा, जब आप कोई एक बड़ा नंबर कॉमन निकाल लेंगे। तो 8 16 12, तो इन ये तीनों जो है वो किस टेबल में आते हैं, 2 में भी आते हैं और 4 में, तो हम यहाँ पर 4 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास जो रिमेनिंग बचे वो कम बचे। तो देखें अब क्या बचेगा आपके पास, ये आपने पूरा एक फ्रैक्शन बाहर निकाल लिया। अब देखिए फर्स्ट टर्म में जब आप न्यूमरेटर को देखेंगे तो x भी बाहर जा चुका है, जेड स्क्वायर भी बाहर जा चुका है, तो इसका मतलब खाली क्या बचेगा, न्यूमरेटर में 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 16 है और हमने कितना निकाला है बाहर, 4 निकाला है, तो 16 को आप डिवाइड करवाएंगे अगर 4 से, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है ना, 4 के टेबल में 16 किस पे आता है, 4 पे आता है। फिर उसके बाद सेकंड टर्म पर आ जाए माइनस, सेकंड टर्म में से आपने एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर गया हुआ, तो उसका मतलब क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा। जेड स्क्वायर में से पूरा का पूरा जेड स्क्वायर बाहर गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। 8 डिवाइडेड बाय 4 किया तो कितना बचेगा, 2, 4 के टेबल में 8 किस पे आएगा, 2 पे आएगा। फिर प्लस थर्ड वैल्यू में से एक्स स्क्वायर में से क्या बाहर आ चुका है, एक्स बाहर आ चुका है, और जेड क्यूब में से क्या बाहर आ चुका है, जेड स्क्वायर, यानी एक जेड बचेगा। 3 जेड में से 2 जेड बाहर आपने निकाल दी कॉमन में, तो क्या बचेगा, एक जेड बचेगा। और उसके बाद फिर 12 डिवाइडेड बाय 4, 12 डिवाइड बाय 4 कितना होगा, 3, यानी 4 3 जा 12, 4 के टेबल में 12 किस पे आएगा, 3 पे। सो ये इसका आंसर है। इस तरीके से आप इसे कॉमन निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद है ए एक्स माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर बी एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर एक्स माइनस वाई। तो तीन टर्म्स है, ट्राइनोमियल है, तो पहले देखेंगे इनमें सेम क्या है। तो हमारे पास पहले सबसे पहले ए सब में है, इसके पास एक ए है, इसके पास दो ए है, इसके पास दो ए है, तो एक तो ए बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो ब्रैकेट एक्स माइनस वाई वाला ये भी तीनों में सेम है, तो इसका मतलब ये एक्स माइनस वाई भी आप कॉमन निकाल देंगे। तो इसके अलावा तो और कुछ कॉमन नहीं है, तो आप ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे। अब फर्स्ट टर्म क्या थी, ए और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, आपने ये पूरा ए एक्स माइनस वाई बाहर निकाल दिया, तो फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा, 1 बचेगा। माइनस ए स्क्वायर बी, दो ए हैं, दो ए में से एक ए आपने बाहर निकाल दिया, तो एक ए बचा। बी बचेगा, बी तो आपने कॉमन निकाला ही नहीं है, और क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई बाहर जा चुका है। थर्ड टर्म में से क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक ए बाहर जा चुका है और बी दोनों के दोनों आ जाएंगे क्योंकि बी आपने कॉमन ही निकाला था। और फिर एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई बाहर जा चुका है। सो ये इसका आंसर होगा। तो समझ, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको कि कॉमन किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कॉमन मालूम करते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे, कह रहे हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग। अगेन वही सवाल सबका सेम ही होता है। ठीक है, अब इसमें देखें, ऑब्जर्व करें जरा कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन किस में है, आया कि मोनोमियल में है, बाय में है या ट्राई में है। तो हमारे पास देखें यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, एक है 7x, फिर है xz, फिर है 7z, फिर है z स्क्वायर, ये 4 अलग अलग टर्म्स हैं। और बीच में कितने साइन है, 3 साइन है। इसका मतलब ये किसमें है, मल्टीनोमियल की फॉर्म में। तो मल्टीनोमियल के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीनोमियल आ जाए तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इसको, दो में से अलग कॉमन निकालेंगे और दो में से अलग कॉमन निकालेंगे। तो देखिए पहले इन दोनों को देखें कि इन दोनों में से क्या कॉमन है। तो इसमें देखिए नंबर तो कोई कॉमन नहीं है, एक्स कॉमन है, एक्स दोनों के पास है, तो आपने क्या करा, एक्स को बाहर निकाल दिया। अब इन दोनों में से रिमेनिंग क्या बचेगा, इधर से तो फर्स्ट टर्म में से बचा 7 प्लस सेकंड टर्म में से क्या बचा आपके पास, z बचा। ठीक है ना, दोनों में से आपने x को कॉमन निकाल दिया, फर्स्ट टर्म में से 7 बचेगा और फिर सेकंड टर्म में से क्या बचेगा, z बचेगा। सेम ऐसे ही इन दोनों में से आप कॉमन निकालेंगे,
7z प्लस जेड स्क्वायर में से, तो इसमें भी कोई नंबर तो कॉमन नहीं है, लेकिन क्या है, एक z कॉमन आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म में एक z है, सेकंड टर्म में 2z है, तो आपने एक z को बाहर निकाल दिया। अब रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ से अगेन 7 बचेगा और प्लस जेड स्क्वायर में से एक z बाहर जा चुका है, तो क्या बचेगा, एक z बचेगा। सो ये आपके पास जो है वो कॉमन निकल गया। अब देखिए ये फर्दर सॉल्व होगा, क्योंकि आपको पता है कि आंसर में हमारे पास मल्टीप्लाई के अलावा और कोई और साइन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये वाला प्लस का साइन है, ठीक है, तो इसको हमें रिमूव करना है। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि मल्टीनोमियल आप जब भी सॉल्व करेंगे, जब आप दो में से अलग कॉमन निकालेंगे, तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्रैकेट जनरेट हो रहे होंगे वो ब्रैकेट हमेशा सेम होंगे। यहाँ पर देखिए ये भी क्या है 7 प्लस जेड और ये भी क्या है 7 प्लस जेड है। तो ये क्यों सेम होते हैं, क्योंकि हम इनको भी कॉमन निकाल सकते हैं। अब 7 प्लस जेड दोनों में सेम है, तो आपने क्या किया, इन दोनों को एक बार लिख दिया, मतलब कॉमन निकाल दिया आपने, ठीक है। अब ये बाइनोमियल बन गया ना, चार टर्म को तोड़ करके आपने दो टर्म बना ली। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 प्लस जेड कॉमन है, तो हमने क्या कर दिया, 7 प्लस जेड को एज ए कॉमन ट्रीट करा, बाहर निकाल दिया। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, उधर देखें, उधर से क्या बचा, फर्स्ट टर्म में से x बचा और प्लस सेकंड टर्म में से क्या बचेगा, z बचेगा। सो ये इसका आंसर होगा। यानी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई हम क्या करते हैं कि जो जो भी आपका सेम ब्रैकेट बनता है, उस सेम ब्रैकेट को आप एक बार लिख देते हैं, और जो बाहर पड़ी हुई चीजें हैं, जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, उनको आप एक ब्रैकेट में करके लिख देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही पार्ट टू में देखें, पार्ट टू में भी चार टर्म्स हैं, तो हम दो को अलग ट्रीट करेंगे। पहले आप इन दो में देख लेंगे, इन दो में क्या कॉमन है, एक तो नंबर कॉमन है 9, फिर उसके बाद ए कॉमन है और फिर एक बी कॉमन है। तो अब इन दोनों में से रिमेनिंग क्या बचेगा, 9 बाहर आ चुका है, ए स्क्वायर में से ए के बाहर आया तो ए के बचेगा, बी ऑलरेडी बाहर आ चुका है, प्लस 18 डिवाइड बाय 9 कितना होता है, 2, यानी 9 के टेबल में 18 किस पे आएगा, 2 पे आएगा। ए ऑलरेडी बाहर जा चुका है, बी स्क्वायर में से एक बी बाहर गया तो एक बी बचेगा। फिर उसके बाद इन दो टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा, तो 6 है 12 है, तो माइनस का, अच्छा जो भी यहाँ पर साइन होगा ना वही साइन आप यहाँ पर लिखेंगे, तो माइनस का 6 कॉमन निकल आएगा, क्योंकि 6 और टेबल एक ही टेबल में आते हैं, 6 और 12 जो है वो एक ही टेबल में आते हैं। फिर उसके बाद सी कॉमन है, सी बाहर आ जाएगा। अब रिमेनिंग क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में से 6 और सी बाहर आ चुका, तो जस्ट क्या बचेगा, ए। अब ये जो साइन होता है ना आपका, ये वाला साइन, ये साइन आपके इस साइन से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना, ये साइन क्या करेगा, आपके साइन से मल्टीप्लाई करेगा। सो माइनस और माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 12 को आपने 6 से डिवाइड किया, यानी 6 के टेबल में 12 किस पे आता है, 2 पे आता है। फिर सी बाहर आ चुका है, तो क्या बचेगा, जस्ट बी बचेगा। देखिए दोनों जो ब्रैकेट बने, ये वाला और ये वाला ब्रैकेट क्या बना, सेम बना, ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी। अब इस सेम ब्रैकेट को आपने एक बार लिख दिया, ए प्लस टू बी, और जो बाहर रिमेनिंग टर्म्स थी ये वाली और ये वाली, इनको आपने एक ब्रैकेट में करके लिख दिया, 9 ए बी माइनस का 6 सी। सो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। पार्ट थ्री देखें, पार्ट थ्री भी क्या है, अगेन चार टर्म्स है आपके पास, तो दो में से अलग, दो में से अलग कॉमन निकलेगा। तो इन दोनों में से आप देखें क्या कॉमन है, एक तो 6 कॉमन है और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में से आपके पास टी बचेगा, माइनस 12 डिवाइड बाई 6 कितना होता है, 2 और पी, तो यहाँ से 6 माइनस 2 पी बचेगा, तो टी माइनस 2 पी बचेगा। अब उसके बाद फिर इन दोनों में से क्या बचेगा, कॉमन क्या निकलेगा, पहले आपने 4 कॉमन निकाल लिया, फिर दोनों के पास क्यू है तो क्यू भी बाहर आ गया। फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा, आपके पास टी बचेगा जस्ट, और माइनस 8 डिवाइड बाई 4 कितना होता है, 2, और फिर क्यू बाहर आ चुका तो क्या बचेगा, जस्ट p बचेगा। सो t माइनस टू पी, टी माइनस टू पी, अगेन सेम ब्रैकेट एक बार लिखेंगे, ये हो जाएगा t माइनस टू पी, और बाहर पड़ी हुई जो चीजें हैं, जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, उनको एक ब्रैकेट में 6 प्लस 4 q, ये इसका आंसर होगा। पार्ट 4 में भी देखें, दो में से अलग निकलेगा, तो आर स्क्वायर है प्लस 9 आर एस है, तो दोनों में आर कॉमन है, आर आपने बाहर निकाल दिया। सो क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में से 2 आर थे, एक आर आपने बाहर निकाल दिया, तो एक आर बचेगा, प्लस यहाँ से 9 बचा, एक तो आर बाहर जा चुका, और क्या बचेगा, एस बचेगा। फिर यहाँ से क्या निकलेगा, इन दोनों में से माइनस का 7 बाहर निकलेगा, क्योंकि 7 और 63 एक टेबल में आते हैं, और एस है और एस स्क्वायर है, तो एस भी बाहर आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में से 7 और एस बाहर आ चुके, तो जस्ट क्या बचेगा, आर बचेगा। फिर इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 63 7 से डिवाइड हो गया, तो कितना आएगा, 7 के टेबल में 63 किस पे आता है, 9 पे आता है, 7 9 से 63। एस स्क्वायर में से एक एस बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, एक एस बचेगा। अगेन वही दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो आपने एक बार लिख दिया आर प्लस 9 एस, और फिर जो रिमेनिंग टर्म्स है ये वाली और ये वाली टर्म, इसको आप एक ब्रैकेट में कर देंगे, तो आर माइनस 7 एस, ये इसका आंसर। फिर उसके बाद पार्ट 5 है, अब इसमें अगेन फ्रैक्शन आ चुका है आपके पास, तो फ्रैक्शन को कैसे, अच्छा फ्रैक्शन भी है और दूसरा है कि मल्टीनोमियल है, मतलब दो में से अलग कॉमन, दो में से अलग कॉमन। तो पहले इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, एक तो वाई स्क्वायर कॉमन है, न्यूमिनेटर में वाई स्क्वायर कॉमन है, और डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन है, 4, तो ये आपने कॉमन निकाल दिया।
अब बचेगा क्या, रिमेनिंग क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में से तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन बाहर आ चुका है, वाई स्क्वायर भी आ गया, 4 भी आ गया, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा, जस्ट 1 बचेगा। माइनस सेकंड टर्म में से वाई स्क्वायर और 4 बाहर आया, तो क्या बचेगा आपके पास, जस्ट जेड। फिर उसके बाद इधर से माइनस का फॉर्मूला, वो माइनस है तो फिर माइनस आ जाएगा, और क्या बचेगा, जेड स्क्वायर है, जेड क्यूब है, तो जेड स्क्वायर बाहर आ गया। फिर उसके बाद टी भी है तो टी भी बाहर आ गया, और फिर 9 है तो 9 भी आपने कॉमन निकाल दिया। तो फर्स्ट टर्म में से जेड स्क्वायर टी 9 तीनों के तीनों बाहर आ चुके हैं, तो जस्ट क्या बचेगा, 1। फिर ये वाला माइनस इस साइन के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। फिर उसके बाद क्या बचेगा, जेड क्यूब में से जेड स्क्वायर बाहर आया तो एक जेड बचा, और बाकी टी और 9 जो है वो बाहर जा चुके हैं, तो ये बचेगा जस्ट। फिर उसके बाद क्या होगा, जो ब्रैकेट सेफ बचा उसको आपने एक बार लिख दिया, ठीक है ना, ऐसे कॉमन निकाल लिया। और जो रिमेनिंग टर्म्स है उन रिमेनिंग टर्म्स को आपने जो है वो एक बार लिख देना, यानी वाई स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस जेड स्क्वायर टी अपॉन 9। सो ये इसका आंसर हो गया जी। अब इसका पार्ट 6 देखें। पार्ट 6 में क्या कह रहा है कि 10xy अपॉन 11 प्लस 5xz अपॉन 11, यानी आपको वही अगेन मल्टीनोमियल आ गया। तो मल्टीनोमियल में आप क्या करेंगे कि दो में से अलग कॉमन निकालेंगे। तो पहले आप इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो 10 है और 5 है, तो उसका मतलब 5 क्या आ जाएगा, एज ए कॉमन आ जाएगा। फिर उसके बाद एक्स से, तो एक्स कॉमन आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में से क्या आ गया, 5 और एक्स कॉमन आ गया, और डिनोमिनेटर में से क्या आएगा, जस्ट 11। नाउ रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास, तो 10 है, आपने कितना कॉमन निकाला है, 5 निकाला, तो इसका मतलब ये होगा कि 10 डिवाइड बाई 5 कितना बचेगा, 2 बचेगा। एक्स और 11 बाहर आ चुके हैं, इसका मतलब जस्ट क्या बचेगा, वाई। प्लस 5 ऑलरेडी बाहर जा चुका है, एक्स बाहर जा चुका है, 11 बाहर जा चुका है, तो क्या बचेगा आपके पास, जेड बचेगा। माइनस, अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है आपने, 14 वाई स्क्वायर अपॉन 11 और माइनस का 7 वाई जेड अपॉन 11। तो देखिए 7 और 14 एक टेबल में आते हैं, तो 7 बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद वाई स्क्वायर और वाई, तो वाई कॉमन आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में से क्या आ जाएगा, 11। नाउ रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास, रिमेनिंग बचेगा यहाँ से 14 डिवाइड बाई 7 कितना हो गया, 2। वाई स्क्वायर में से एक वाई आपने बाहर निकाल दिया, तो एक वाई बचेगा। माइनस, अच्छा ये साइन इस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस माइनस प्लस। उसके बाद फिर क्या बचेगा हमारे पास, सेकंड वैल्यू में से 7 वाई 11 तीनों बाहर आ चुके हैं, तो क्या बचेगा, जस्ट जेड बचेगा। नाउ अब आपके पास ये दो ब्रैकेट सेम है, 2y प्लस जेड, 2y प्लस जेड, तो सेम ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, और फिर जो रिमेनिंग चीज़ें आपके पास वो एक टेबल में आ जाएंगी, तो 5x अपॉन 11 वो एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, माइनस 7y अपॉन 11। सो ये इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द फैक्टर ऑफ, अगेन वही फैक्टर्स मालूम करने हमें। कह रहा है कि 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस का 9b स्क्वायर। अब देखिए होता क्या है कि अभी तक हमने जो दो सवाल किए उसमें हमने क्या किया कि भाई हमने पहले ये आइडेंटिफाई किया उसको कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो आया मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या फिर मल्टीनोमियल है। देन फिर हमने क्या किया, उसमें से कॉमन निकालने की कोशिश करी। अब देखें ये क्या है, पहले इसको आप लोकेट करें, आइडेंटिफाई करें, क्या है, ट्राइनोमियल है। 4a स्क्वायर प्लस का 12ab प्लस का 9b स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, ट्राइनोमियल है। अब ट्राइनोमियल में से आपको पता है कि तीनों में अगर कोई चीज़ सेम होती है तो कॉमन निकलता है। तो अब देखिए क्या इनमें नंबर सेम है, 4 है, 12 है और 9 है। अब 4, 12 और 9 जो है वो एक टेबल में तो नहीं आते, क्योंकि 4 और 12 तो चलिए एक टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में और 2 के टेबल में, और लेकिन 4, 12 और 9 जो है वो एक टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर तो कॉमन नहीं है। अब देखिए कोई वेरिएबल कॉमन है, तो ए स्क्वायर है, ए है, इन दोनों के पास ए है तो इसके पास ए नहीं है। ठीक है, इन दोनों के पास बी है तो इसके पास बी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि वेरिएबल भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो कॉमन मेथड है वो यहाँ पर आके क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब बढ़ते हैं इसके सेकंड मेथड की तरफ। तो मैंने आपको कहा था कि आप सीक्वेंस वाइज फॉलो करेंगे, तो सीक्वेंस में जो मेथड फॉर फैक्टराइजेशन मैंने बताया था उसमें पहला मेथड हमेशा क्या होगा, हमेशा आप ये चेक करेंगे, भले कैसा भी सवाल आ जाए, आप हमेशा पहले चेक करेंगे कि उसमें कॉमन निकल सकता है या नहीं। अगर कॉमन निकल पा रहा है ठीक है, नहीं निकल पा रहा तो आप फिर आ जाएंगे सेकंड मेथड की तरफ, जो क्या है, आइडेंटिटी वाला मेथड। ये कहलाता है आइडेंटिटी मेथड। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। आपके पास जो आइडेंटिटीज है, यानी जो कॉमन आइडेंटिटीज हैं जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, वो कौन कौन सी हमने अब तक जो है वो 3 बेसिक आइडेंटिटी की बात हमने करी है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा जिसको हमने स्टडी किया है। उसमें से पहली आइडेंटिटी क्या है आपकी, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। फिर उसके बाद सेकंड आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर।
फिर उसके बाद तीसरी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये तीन आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मेथड में होता क्या है कि आप फॉर्मूला को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, फॉर्मूला प्लेसिंग। फॉर्मूला की क्या होती है, प्लेसमेंट होती है, यानी फॉर्मूला की हेल्प से आप क्या करते हैं, किसी भी सवाल के फैक्टर जनरेट करते हैं। तो ये तीन आइडेंटिटीज है। अब इसमें से जो शुरू की दो वाली आइडेंटिटीज है, ये वाली, ये आप यूज करते हैं ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन में, यानी जब आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा। उसका रीजन क्या है कि ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर कितनी टर्म्स है, तीन टर्म्स है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी बी स्क्वायर कितनी टर्म्स है, तीन टर्म्स। तो ये जो है वो किसके लिए यूज किया जाती है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन के लिए। और ये वाली जो है ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यूज की जाती है किसके लिए, बाय नोमियल के लिए। इसमें कितनी टर्म्स है, दो टर्म्स है। यानी अगर आपके पास सवाल ट्राइनोमियल है तो फिर आप इनमें से कोई एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, वन और टू वाली में से। अगर आपके पास सवाल जो है वो बाइनोमियल में है तो फिर आप तीसरी वाली आइडेंटिटी उसमें प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात वो क्या, कि मैंने क्या बताया आपको कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो है वो किसी भी एंटिटी को इस तरीके से ब्रेक करें कि वो अपनी प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए। तो देखिए, अगर आपके पास कोई चीज़ लिखी हुई है ए स्क्वायर प्लस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है, और आप उसको क्लोज कर रहे हैं किसमें, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो इससे होता है क्या है, जो हमने आइडेंटिटीज बनाई है इसमें ये वाली जो चीज़ है ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर, ये यहाँ से अगर आप लेकर के जा रहे हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरफ, तो ये कहलाएगा आपका फैक्टोराइजेशन। क्या कहलाएगा, फैक्टोराइजेशन। यानी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फैक्टर्स बना रहे हैं। ठीक है, और अगर आप इसी का ही इनवर्स प्रोसेस करें, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर को आप ओपन करें किसमें, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर में, ये कहलाएगा आपका एक्सपेंशन मेथड। यानी आप इसमें क्या कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दो डिफरेंट मेथड्स हैं कि हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर हम बना रहे हैं ए स्क्वायर टू बी बी स्क्वायर, तो ये कहलाएगा एक्सपेंड करना। और अगर आप ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहे हैं तो ये कहलाएगा फैक्टोराइज करना, यानी फैक्टर मेथड का कहलाएगा। ठीक है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी के दो ब्रैकेट है जो किसमें लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए हैं। यही मतलब है ना, क्योंकि बेस सेम होती है आपको पता है, और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सो इसकी पावर वन, इसकी पावर वन कितना हो जाएगा, पावर टू। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी के दो ब्रैकेट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसके फैक्टर्स है। सेम ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अगर आप जा रहे हैं किसमें, ए प्लस बी और ए माइनस बी में, तो ये क्या कहलाएगा, फैक्टोराइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फैक्टोराइजेशन। तो समझ में आ गया। तो हमारे पास उस सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, उसमें हमने देखा ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो 4 स्क्वायर है प्लस का 12 बी है प्लस का 9 बी स्क्वायर है। अब इसमें कॉमन नहीं निकल रहा कुछ भी, मतलब कॉमन वाला मेथड हमारा यहाँ पे आके क्या हो गया, फेल हो गया। अब हमें इस पर क्या अप्लाई करना है, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैंने बताया कि अगर आपका जो सवाल है वो ट्राइनोमियल की फॉर्म में है तो ट्राइनोमियल में कौन सी आइडेंटिटी लिख सकती है, ए स्क्वायर प्लस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर। लेकिन ये ध्यान में रखेंगे कि ऐसे ही बस देखते ही आपने आपने ये नहीं करना कि आपने ऑब्जर्व किया इसको, आपने कर ट्राइनोमियल आपने फॉर्मूला फॉर्मूला प्लेस कर दिया, नहीं। फॉर्मूला लगाने की कोई कंडीशंस होती है। कंडीशंस क्या, कि फॉर्मूला इस चीज पर, इस सवाल पर जब ही लग सकता है कि जब ये एग्जैक्टली किस फॉर्म में हो, ए स्क्वायर टू ए बी और बी स्क्वायर की फॉर्म में हो। अभी अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसको हमें ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा, अभी ए स्क्वायर की फॉर्म में है नहीं, अभी लिखा हुआ है 4a स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। यानी जब भी आप ये ट्राइनोमियल वाला फॉर्मूला पेश करें तो ये ध्यान में रखिएगा कि पहली टर्म और आखिरी टर्म को आपने क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सो पहली टर्म क्या है आपके पास, 4a स्क्वायर है। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आप होल पर स्क्वायर लगाएं और बाकी ब्रैकेट के अंदर वो टर्म जनरेट करें कि जिसका स्क्वायर आप निकालें तो आपके पास ये सिमिलर आंसर आ जाए जो आपके पास सवाल में गिवन है। तो देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 4 है 2 का। ए स्क्वायर किसका होगा, ए का होगा, तो इसका मतलब ये हो गया 2a का होल स्क्वायर बनेगा। ये इस चीज को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अब देखिए अगर मैं ये ब्रैकेट रिमूव करूंगा तो ये वापस से क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट रिमूव किया तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये चीज कहलाती है परफेक्ट स्क्वायर बनाना। ठीक है, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। लास्ट टर्म क्या है आपकी, 9b स्क्वायर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दूर करके और जगह छोड़ने के बाद आप लिखेंगे 9b स्क्वायर। तो 9 किसका है, स्क्वायर 3 का है, बी स्क्वायर किसका होगा, बी का। सो ये हो गया 3b का स्क्वायर। आपने क्या किया, आपने देखा सर कॉमन नहीं निकल रहा था सवाल में, तो हमने क्या कर दिया, आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया, यानी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले पहली और आखिरी टर्म को क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी स्क्वायर्स में तब्दील करना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पर मिड में क्या चाहिए होता है, 2ab। सेंटर में आपको पता है ना कि ए स्क्वायर 2ab और फिर क्या होता है बी स्क्वायर, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, तो बीच में क्या आएगा, 2ab आएगा।
तो फॉर्मूले का आपने प्लस कर, अच्छा यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर अगर माइनस है तो फिर क्या आएगा, माइनस आएगा। प्लस का 2, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपके पास ये है जो आपके पास आपने निकाली है कितनी, 2a, जो ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि ए का स्क्वायर है ना बेसिकली, ये पूरी वैल्यू क्या है, ए का स्क्वायर है, ये पूरी वैल्यू क्या है, ए का स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर वाली क्या होगी, ए की वैल्यू होगी, तो 2a क्या है, ए की वैल्यू। सेम ऐसे ही ये पूरी वैल्यू किसकी है, बी स्क्वायर की, तो ब्रैकेट के अंदर वाली क्या होगी, बी की वैल्यू होगी, तो ये जाएगा 3b। अब देखें, अच्छा पहली चीज ये कि जब भी आप मैथ्स में कोई चीज इजाफी करते हैं, यानी कोई चीज अपनी तरफ से आप करते हैं अप्लाई, तो आपने ये जहन में रखना होता है कि जब आप जो चीज आपने अप्लाई करी है, जब आप उसको रिमूव करें तो आपका सवाल जो है वो अपनी असल हालत में वापस आ जाए, यानी आपके सवाल की शक्ल ना बदले। यानी जो मैंने ब्रैकेट अप्लाई किए हैं, ब्रैकेट अप्लाई करके स्क्वायर अप्लाई किया है, जब मैं ये ब्रैकेट रिमूव करूंगा तो मुझे एग्जैक्टली सवाल अपना वापस चाहिए। ठीक है, तो देखें ये ब्रैकेट आपका अगर हटता है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और बी का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर, तो आपके पास ये 9b स्क्वायर वापस आ जाएगा। ये ब्रैकेट हटाओगे तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर बन जाएगा, मतलब पहली टर्म भी आ जाएगी सेम। अब देखें क्या ये मिडिल टर्म जो है इसके ब्रैकेट हटाने पर 12ab बनेगा, देखें 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 12 और ab, तो इसका मतलब ये भी सही है, 12ab बन जाएगा। तो अगर आपके पास आपने इस तरीके से होल स्क्वायरिंग करी है, इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाए कि आपके पास ब्रैकेट रिमूव करने पर सवाल अपनी असल हालत में वापस आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप इस पर जो है वो क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता, इवन मिडिल टर्म आपकी नहीं आ रही या आपकी कोई फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वैसी नहीं आ रही है, तो फिर आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नाउ अब ये एग्जैक्टली देखें इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं किसमें, a प्लस बी के होल स्क्वायर में। सो नाउ a की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट के अंदर वाली यानी 2a, प्लस b की वैल्यू कितनी है, ये लास्ट वाली जो कि ब्रैकेट के अंदर है 3b, तो a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर, तो ये क्लोज हो गया आपके पास, ये इसका आंसर है। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने ये ऑब्जर्व किया सवाल को कि भाई ये क्या है आपके पास, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, तो हमने कहा भाई ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, फिर हमने कॉमन निकाल के देखा, कॉमन नहीं निकला था, हम करने गए फॉर्मूला प्लेस करने गए, फॉर्मूला प्लेसमेंट पे गए हम, यानी हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। आइडेंटिटी को अप्लाई करने के लिए हमने पहली टर्म को और आखिरी टर्म को क्या बना दिया, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, यानी ब्रैकेट के अंदर टर्म रख के उस पर होल स्क्वायरिंग कर दी। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये एग्जैक्टली किस फॉर्म में था, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस के बी स्क्वायर की फॉर्म में था, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, a प्लस बी के होल स्क्वायर में। a की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू जो कि ब्रैकेट के अंदर है, b की वैल्यू सेकंड वैल्यू जो कि किसमें है, ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, सो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ अब आपके पास है सेकंड पार्ट, सेम वैसे ही होगा कि देखिए इसमें कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ किस पर फॉर्मूला प्लेस होगा। ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है, तो ये सारे के सारे सवाल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे। ठीक है, ट्राइनोमियल है, तो पहली टर्म को और आखिरी टर्म को क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। 36 किसका होता है, 6 का, x4 किसका होगा, x स्क्वायर का, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 a की वैल्यू आ जाएगी, देखिए प्लस 2 a की वैल्यू, b की वैल्यू, और प्लस b की वैल्यू का होल स्क्वायर। b की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, लास्ट टर्म क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। नाउ a की वैल्यू क्या है, 6x स्क्वायर है, b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इसको रिमूव करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो क्या आपके पास सेम क्वेश्चन वापस आ जाएगा। देखिए जब आप लास्ट वैल्यू का ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, इस मिडिल टर्म के ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, 2 6 12, 12 1 12, तो 12 का स्क्वायर, इसको रिमूव करेंगे 6 का स्क्वायर 36, x स्क्वायर का होल स्क्वायर x4, इसका मतलब इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस के बी स्क्वायर की फॉर्म में यह भी है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, a प्लस बी के होल स्क्वायर में। सो a की वैल्यू कितनी है, 6x स्क्वायर है, प्लस b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ थर्ड पार्ट देखें, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, अगेन कॉमन कुछ नहीं निकल सकता, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर, प्लस 2 a की वैल्यू, b की वैल्यू, और प्लस b की वैल्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, एक्स स्क्वायर किसका है, x का, सो ये 1/2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या किया हमने, हमने पहले 1 को देखा कि भाई 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 1 का स्क्वायर होता है, तो 1 की जगह पर 1 ही आ गया। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 4 की जगह पर 2 आ गया। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, x का, सो एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया, x आ गया, और हमने होल पर क्या लगा दिया, स्क्वायर। ठीक है, अब a की वैल्यू की जगह पर a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू की जगह पर b की
वैल्यू आ गई। अब जरा ऑब्जर्व करें ब्रैकेट्स रिमूव करने पर क्या सवाल अपनी असल हालत में वापस आएगा या नहीं आएगा। देखिए लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म तो एग्जैक्टली सेम आएगी क्योंकि आपने उसको देखकर ही बनाया है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को तो चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको खाली मिडिल टर्म चेक करनी होती है कि मिडिल टर्म वैसी आएगी या नहीं आएगी। देखिए ये 2 जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो गया 2x, फिर ये 2x जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ये 2x जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा 2x 1 जा 2x, तो यानी ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 2x, तो 2x से 2x खत्म हो गया तो कितना बचेगा 1, और आपके पास सवाल में मिडिल टर्म क्या है 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो काम किया वो बिल्कुल सही है। तो हम जो है वो नॉर्मली क्या करते हैं जस्ट मिडिल टर्म को चेक कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो आपने खुद बनाई है ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सेम ही होगी। जस्ट मिडिल टर्म ऐसी है कि जो आपको चेक करनी पड़ती है कि मिडिल टर्म वही आ रही है या नहीं आ रही है। नाउ अभी किस फॉर्म में ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो उसको डायरेक्टली क्लोज कर देते हैं, फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा हुआ है, दोनों पार्ट्स में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये भी है। आप इसको क्या बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा x प्लस 1/2x, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/2x, तो इसका होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ फोर्थ पार्ट को देखें, 81y स्क्वायर 144y जेड 64z स्क्वायर। अब जाहिर है कि इसमें भी आपने ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फर्स्ट वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। 81 किसका है 9 का, और y स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा y, तो 9y स्क्वायर हो जाएगा, ये 9y का होल स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू विच इज 9y स्क्वायर, b की वैल्यू जो कि भी हम मालूम करेंगे, और फिर लास्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी 64z स्क्वायर है। 64 किसका है 8 का, और z स्क्वायर किसका है z का, तो ये हो जाएगा 8z का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास b की वैल्यू में आ जाएगा 8z। अब देखिए मिडिल टर्म को अगर आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या मिडिल टर्म आ जाएगी अपनी फॉर्म में वापस। देखिए 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा क्या हो गया 18, और 18 को आप जब 8 से करेंगे हो जाएगा 144, ठीक है 144 y z। अच्छा ये y स्क्वायर नहीं है, ये y है, 9y है ये, क्योंकि a की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वाली है ना, तो 9y। नाउ अब इसको कन्वर्ट करने आपने किस में, जाहिर है कि अभी किस फॉर्म में, ये a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस के b स्क्वायर की फॉर्म में है। आपने इसको कन्वर्ट कर देना है किस में, a प्लस बी के होल स्क्वायर में, आपने इसको क्लोज कर देना है। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9y है, प्लस b की वैल्यू कितनी है 8z है, तो हो गया 9y प्लस 8z का होल स्क्वायर। नाउ फिफ्थ पार्ट देखें 625। अब यहाँ पर एक नंबर आ गया। अब कुछ नंबर्स ऐसे हो जाते हैं कि जिनके, जैसे मैंने बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि भाई आप कम से कम शुरू के 10 नंबर के स्क्वायर और क्यूब याद रखा करें, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है कि आपको बार बार ये देखने नहीं पड़ता कि भाई ये नंबर किसका स्क्वायर है। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए, बहुत बड़ा नंबर आ जाए कि जिसका आपको नहीं पता कि किसका स्क्वायर है, तो उसके लिए सिंपल मेथड क्या होता है कि आपको छोटा वाला कैलकुलेटर बोर्ड में अलाउ होता है, ठीक है। साइंटिफिक की बात नहीं कर रहा, छोटे वाले कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ। तो वो जो छोटा वाला कैलकुलेटर है उसमें आप क्या करेंगे, सिंपली वो नंबर प्लेस करेंगे जिसका आपको स्क्वायर निकालना है। क्या नंबर है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल 625 है, तो आपने क्या किया कैलकुलेटर में लिखा 625। फिर ये लिखने के बाद वहां पर एक बटन होगा छोटे वाले कैलकुलेटर में इस तरीके का, ठीक है, रेडिकल साइन होगा, रेडिकल साइन उस पर बना हुआ होगा उस बटन पे, तो आपने ये बटन प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे तो 625 का आंसर आ जाएगा कितना 25। इसका मतलब ये हो गया कि 625 जो है वो किसका रूट है 25 का, यानी 25 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा 625 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हो। दोबारा बता देता हूँ कि जिस भी नंबर का आपको ये चेक करना है कि किसका स्क्वायर है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे वही नंबर आप अपने छोटे कैलकुलेटर में लिखेंगे, और उसके बाद ये वाला बटन होगा, ये वाला, ये हर छोटे कैलकुलेटर में होता है, ठीक है। इसके लिए आपको साइंटिफिक की जरूरत नहीं है। इस बटन को आप प्रेस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, क्योंकि 625 किसका है 25 का स्क्वायर है। और फिर लास्ट टर्म आपके पास क्या है, ये हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू कितनी होगी 25, बी की वैल्यू अभी हम मालूम करेंगे, और बी की वैल्यू का होल स्क्वायर मतलब a4 बी स्क्वायर है, तो a4 की जगह पर आ जाएगा a स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा b, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। सो यहाँ से आ जाएगी इसकी वैल्यू विच इज a स्क्वायर b। तो ये किस फॉर्म में है a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है। और आपको इसमें कन्वर्ट करना है किसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो a की वैल्यू कितनी है 25 प्लस b की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 0.4a प्लस 0.04, अगेन वही के फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, क्योंकि ये सारे एक ही मेथड से हो रहे हैं इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। आपको समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट क्या है, कि आपने ये चेक करना है कि भाई लॉजिकली आपका जो एक्सप्रेशन है वो बाय है, ट्राई है या मल्टीनोमियल है।
फिर आपने ये चेक करना है कि कॉमन निकल सकता है या नहीं। अगर कॉमन नहीं निकला तो आपने फौरन से जाने किस पर, फॉर्मूला की प्लेसमेंट पर, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि सीक्वेंस वाइज ही काम करना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि सवाल में कॉमन निकल रहा होता है और आप उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो तो वहां पर आपके फैक्टर्स बन नहीं रहे होते, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने, फॉर्मूला अप्लाई करने से भी पहले आपने ये चेक करना है कि ये ट्राइनोमियल सवाल है तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, बाइनोमियल होगा तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को क्या बनाना है, आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ से हमने ए स्क्वायर को बना दिया परफेक्ट स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू आ जाएगी विच इज ए, बी की वैल्यू अभी हम मालूम करेंगे, और फिर 0.04, अगेन वही वाली बात कि हमें नहीं पता कि 0.04 किसका स्क्वायर है, तो आप इस 0.04 को अपने छोटे कैलकुलेटर में लिखेंगे और फिर ये जो रेडिकल साइन है, ऐसा जो बटन होगा उसको आप प्रेस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका विच इज 0.2। तो ये 0.2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। नाउ ये ए स्क्वायर बन गया, ये 2a भी बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया, तो आप इसको क्लोज कर देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 0.2 है, तो ये हो गया ए प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फैक्टोराइज का है। अगेन फैक्टोराइज आपने करना है, फैक्टर्स मालूम करने, ठीक है। फैक्टर्स मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको वही अगेन के ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व करेंगे कि भाई ये क्या है आपके पास। तो हम देखेंगे भाई ये हमारे पास जो है, जो सवाल है वो एक्चुअल में क्या है, हमारे पास मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो हमारे पास सवाल किस में है, ट्राइनोमियल में। अगेन वही कि क्या है, इसमें कुछ कॉमन निकल सकता है। तो आप देखें इसमें यहाँ पर B4 है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर बी नहीं है, तो उसका मतलब कॉमन तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो अगेन फॉर्मूला की प्लेसमेंट पर जाएंगे। फॉर्मूला की प्लेसमेंट के लिए फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को क्या बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। सो ये B4 का क्या हो जाएगा, B4 किसका है, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस। तो ये हो गया माइनस का 2 फॉर्मूले का। उसके बाद फिर ए की वैल्यू आएगी जो कि भी आपने मालूम करी है, विच इज बी स्क्वायर। फिर बी की वैल्यू आएगी जो कि भी आप मालूम करेंगे। नाउ लास्ट वैल्यू का स्क्वायर, लास्ट वैल्यू में क्या है, 4, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ से, ये हो जाएगा 2, और सी 4 है, सी की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा सी की पावर स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2c स्क्वायर। तो ये अगेन किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस के बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 2c स्क्वायर है, और फिर क्या आ जाएगा इस पर होल स्क्वायर। तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा है। खाली इसमें डिफरेंस क्या है कि पिछले वाले सवाल में a प्लस बी में आपने क्लोज किया था, अब की बार a माइनस बी में आप क्लोज कर रहे हैं। ना उसका सेकंड पार्ट देखें, फ्रैक्शन में है और जाहिर है कि कॉमन नहीं निकल सकता, तो आप डायरेक्ट जाएंगे किस पर, फॉर्मूला पर। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है। फर्स्ट टर्म किस में है, फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में हो तो फिर आप क्या करेंगे कि पहले न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर क्या है आपके पास, 9 है, तो 9 किसका होता है, 3 का। फिर आप आएंगे डिनोमिनेटर की तरफ, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। फिर x4 किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। तो ये हो गया 3/2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर माइनस 2 a की वैल्यू विच इज 3/2 एक्स स्क्वायर। फिर आपके पास क्या आएगी, b की वैल्यू जो कि अभी आप मालूम करेंगे, और फिर आ जाएगा b का होल स्क्वायर। b का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 4, 4 है, तो 4 की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 की जगह पर आ जाएगा आपके पास, यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा, ये हो जाएगा 2, 9 की जगह पर क्या आ जाएगा 3, और x4 की जगह पर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये अगेन किस में आ गया, वी नो दैट ये आ गया ए स्क्वायर, फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर बन गई, माइनस 2ab की फॉर्म में आ गया, और प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। क्लोज कर देंगे किसमें, a माइनस बी के होल स्क्वायर में। अच्छा, यहाँ से आपको ये जो खाली ब्रैकेट है इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है किसकी, b की। सो नाउ a माइनस बी बनाना है, तो a की वैल्यू कितनी है, 3/2 एक्स स्क्वायर है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 2/3 एक्स स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ये, ठीक है भाई। नाउ फिर उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है, 2a³ माइनस का 16a² b4, और फिर 32ab5। वही काम के चेक करने के क्या है, तो हमने देखा कि भाई ये ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल में फर्स्ट काम क्या क्या चेक करेंगे, कॉमन निकल सकता है नहीं, तो देखिए कॉमन निकल सकता है यहाँ पे, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो सवाल में अंधाधुंध काम करें, आपने इस तरीके से नहीं करना, ठीक है। अगर आपको जो है वो ये लग भी रहा हो कि भाई इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तब भी आपने जो पहला काम करना है वो सीक्वेंस को फॉलो करते हुए क्या करना है, आपने
कॉमन निकाल के देखना है। तो इसमें कॉमन निकल सकता है, और अगर आप कॉमन नहीं निकालेंगे तो उसमें फॉर्मूला प्लेस नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2, 16 और 32 ये तीनों एक टेबल में आते हैं, इसका मतलब 2 कॉमन आ जाएगा। फिर ए क्यूब, ए स्क्वायर और ए, तीनों के पास ए है, तो ए सबसे छोटा वाला जो ए है वो आप बाहर निकाल देंगे कॉमन में। सबसे छोटा वाला कौन सा है, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1, इसका मतलब ए की पावर 1 वाला बाहर आ जाएगा। फिर बी की पावर 3, बी की पावर 4, बी की पावर 5, तो अगेन बी की पावर 3 वाला जो है वो बाहर आ जाएगा। लीस्ट टर्म बाहर निकलती है ना, तो बी की पावर 3 बाहर आ जाएगा। अब फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा, रिमेनिंग 2 बाहर जा चुका है, ए 3 में से एक ए बाहर गया, तो कितने बचेंगे, ए स्क्वायर बचेगा। बी 3 में से बी 3 बाहर जा चुके तो कुछ भी नहीं बचेगा। माइनस 16 में को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, यानी 2 के टेबल में 16 किस पे आता है, 8 पे आता है। ए स्क्वायर में से एक ए बाहर जा चुका है, बी 4 में से 3 भी बाहर जा चुके हैं, तो एक बी बचेगा। प्लस 2 के टेबल में 32 किस पे आता है, 16 पे, तो 32 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 16। एक ए था बाहर जा चुका है, बी 5 है यहाँ पे, और बाहर कितने का 3 गए, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब क्या करें, क्या अब ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, तो चेक करते हैं। देखिए 2ab क्यूब तो ऐसे ही रहेगा। नाउ क्या इसमें फर्स्ट टर्म में और लास्ट टर्म में परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, तो देखें बना के देखते हैं। ए स्क्वायर किसका होगा, ए का, तो ये हो गया ए का स्क्वायर, माइनस ये करली ब्रैकेट लगाया मैंने, ठीक है, करली ब्रैकेट, फिर ए स्क्वायर माइनस ये क्या होना चाहिए, 2 ए की वैल्यू और फिर बी की वैल्यू, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 16 किसका होता है, 4 का, बी स्क्वायर किसका होगा, बी का, तो ये हो गया 4b का होल स्क्वायर। नाउ ए की जगह पर क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू विच इज ए, बी की वैल्यू की जगह पर 4b, तो ये आपके पास बन जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। आपको पता है कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हमने खुद बनाई है, तो ये तो सही होगी। मिडिल टर्म में देखें कि अगर ब्रैकेट रिमूव करें तो क्या 8b बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 2 4 जा 8 और 8ab बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। नाउ अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि भाई इसको फॉर्मूले में क्लोज कर देना है, तो 2ab क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर का, तो यानी 2ab क्यूब तो आपके पास ऐसे ही रहेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए की वैल्यू ए और माइनस ये क्या हो जाएगा 2, सॉरी बी की वैल्यू कितनी है 4b है, तो ए माइनस 4b का होल स्क्वायर। क्या किया आपने कि इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया किसका, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर का, तो 2ab क्यूब बाहर था, ऑलरेडी बाहर था, खाली ये जो करली ब्रैकेट है आपने इसको सॉल्व किया है, और करली ब्रैकेट को आपने कैसे सॉल्व किया कि ए की वैल्यू ए आ गई माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4b का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर इसका आंसर कंप्लीट हो गया। नाउ पार्ट 4 है, पार्ट 4 कितना है, पार्ट 4 है आपके पास 9p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 6p प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस r4। तो देखिए ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, अगेन कॉमन क्या निकलेगा इसमें से, देखिए 9 है, 6 है और वहाँ पे नंबर नहीं है, इसका मतलब नंबर तो कुछ भी कॉमन नहीं है। पी प्लस क्यू दोनों के पास है, तीसरे वाले के पास नहीं है। आर दोनों के पास है, तीसरे वाले के पास नहीं है, इसका मतलब कॉमन कुछ भी नहीं है इसमें से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगेन फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। तो फॉर्मूला जो है, अच्छा ये याद रखिएगा कि ये पूरी ए की वैल्यू है, 9p प्लस क्यू पूरी ए की वैल्यू, तो जब आप इसको फॉर्मूले में क्लोज करेंगे तो उसके लिए पहली टर्म को जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और p प्लस क्यू का स्क्वायर है, तो यानी ब्रैकेट में कितना आएगा, जस्ट p प्लस क्यू आएगा, और बाहर क्या लगा देंगे आप, फॉर्मूले का स्क्वायर, यानी ये आपने क्या बना दिया, पहली वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब देखिए अगर आप इस करली ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये क्या ये वापस से बन जाएगा 9p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, देखिए 3 का स्क्वायर 9p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब ये चीज़ पॉसिबल है यहाँ पे। माइनस 2 ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, ए की वैल्यू आपके पास ये जो आपके पास आई है, तो ये ऐसे ही लिखेंगे हम करली ब्रैकेट में, हमें लिखना पड़ेगा 3 और फिर p प्लस क्यू, ये पूरी ए की वैल्यू है। नाउ उसके बाद फिर हमारे पास b की वैल्यू, सो b की वैल्यू अभी हम मालूम करेंगे, और लास्ट टर्म का होल स्क्वायर, लास्ट टर्म आपके पास कितनी है, r4 है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी b की वैल्यू आर स्क्वायर। क्या किया हमने, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास थी ब्रैकेट्स में, ठीक है, तो हमने पहले उस ब्रैकेट्स को हमने क्या कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया फर्स्ट वैल्यू को। 9 किसका होता है, 3 का, और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो उसका मतलब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जस्ट p प्लस क्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद r4 में से आपने आर स्क्वायर को ब्रैकेट में रखा और स्क्वायर बाहर आ गया। नाउ अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर में इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ए की वैल्यू कितनी है, अच्छा करली ब्रैकेट में ही रखना पड़ेगा क्योंकि जब भी एक ब्रैकेट आपके पास हो ऑलरेडी तो आपने करली ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो ए की वैल्यू है आपके पास 3 ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब पार्ट 5 है,
पार्ट 5 में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगेन वही नंबर्स आ गए तो कॉमन तो कुछ निकलेगा नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला प्लेस करते हैं इस पे, पहली वैल्यू को स्क्वायर बनाते हैं होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर, -2 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और प्लस बी की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0.0025 है। ठीक है, तो 0.0025 को जब आप अपने छोटे कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आप ये 0.0025 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कर देंगे, रूट प्लेस कर देंगे, जो आपके पास मैंने बताया ना कि रेडिकल का साइन बना हुआ होगा, सो आप उसको प्लेस कर देंगे। सो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0.05 आएगा, यानी 0.05 का स्क्वायर कितना होता है, 0.0025 होता है। सो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है एक्स वाई, और बी की वैल्यू कितनी है 0.05 है। नाउ ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर की फॉर्म में, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। सो नाउ ए की वैल्यू कितनी है एक्स वाई, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0.05 और उसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो नाउ पार्ट 6 से, पार्ट 6 क्या कह रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर -18 ब्रैकेट में ए माइनस बी प्लस का 81। सो नाउ अगेन कॉमन ही नहीं कर सकते तो हम पहली वैल्यू, अच्छा यहाँ पर फायदा ये है कि पहली वैल्यू ऑलरेडी क्या बनी हुई है, परफेक्ट स्क्वायर बनी हुई है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस उसके बाद फिर आपके पास क्या होगा, 2 ए की वैल्यू कितनी होगी, ए माइनस बी, बी की वैल्यू अभी हम मालूम करेंगे, लास्ट वैल्यू का स्क्वायर मतलब 81 किसका है, 9 का, तो 9 का स्क्वायर हो गया। सो यहाँ पर कितना आ गया 9, तो वी नो दैट ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। सो ए की वैल्यू कितनी है, ए माइनस बी है, ए की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वाली है ना पूरी, ए माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 9 है, तो ए माइनस बी माइनस 9 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। सो इसको यहीं पर ही स्टॉप करते हैं, आपका 4.1 के हमने 4 सवाल कंप्लीट कर लिए। जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा उसमें फिर हम रिमेनिंग इसके 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। सो ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड।